नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में आपका जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो है अव्यय पदानि। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अव्यय वह होता है जो या तो काल के दृष्टिकोण से, लिंग के दृष्टिकोण से, या विभक्ति के दृष्टिकोण से, या कारक के दृष्टिकोण से उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं। जो पद जैसे रहता है उसी तरह से उसका हम लोग प्रयोग वाक्य में करते हैं। उसके लिंग, विभक्ति, वचन किसी भी चीज में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसका रूप नहीं बदलता, उसका रूप चलता नहीं है। ठीक है ना। तो वैसे जो पद हैं उनको हम लोग अव्यय के नाम से जानते हैं, उसे हम अव्यय की संज्ञा देते हैं। तो आज जो है आपके सामने उसी तरह से कुछ उदाहरण हैं, कुछ अव्यय यहाँ दिए गए हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स में जो पढ़े जाने वाले जो सिलेबस है वो सारा का सारा इसी में है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन अव्यय पदों के अर्थों को आप पूरी तरह से याद रख लें, क्योंकि जब तक हर एक अव्यय का यदि अर्थ आप याद नहीं रखते हैं तो फिर वाक्य में प्रयोग करने में, या फिर कई बार क्या होता है कि बोर्ड के प्रश्न पत्र में मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। क्रॉस करके आपको मैच करना है, अलग अलग शब्दों को चुन करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो इस तरह का प्रश्न आपको दिया जाता है, जो कि हम जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इनके अर्थों को देख लें। हमें लगता है कि जो बच्चे अब क्लास 9, 10 या 8 में पढ़ रहे हैं उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों से कई बार बुक पढ़ने के क्रम में ये सभी शब्द मिले होंगे और उनके बहुत सारे अर्थ आप जानते भी होंगे। ठीक है। फिर भी एक बार मैं चाहता हूं कि अपने स्तर से मैं आपको बता दूं, और फिर इसके बाद इसका कैसे हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं, किस तरह से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है एक तो ऊंचे, ठीक है ना, अथवा जोर से भी। जैसे हम किसी चीज को जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो उस अर्थ में भी इसका हम लोग ऊंचाई का प्रयोग करते हैं। और एक तो ऊंचाई, हाइट के लिए भी ऊंचाई का प्रयोग होता है। तो ऊंचे अथवा जोर से। च का मतलब हो गया और, इंग्लिश में जिसका आप एंड से प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। स्व में हो गया आने वाला कल। स्व कहते हैं आने वाला कल। यह मतलब हो गया बीता हुआ कल। इसी को आप इंग्लिश में टुमारो और यस्टरडे कहते हैं। टुमारो मतलब हो गया जो आने वाला कल है, मतलब स्वह, जिसको आप संस्कृत में स्वह कहते हैं, उसी को इंग्लिश में आप टुमारो। ठीक है। और यह हो गया यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। ठीक है। अद्य मतलब हो गया आज, टुडे। नहीं। अत्र तत्र। अत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, यहां वहां। यह हमेशा ज्वाइंट अव्यय है। इसका जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो एक साथ करते हैं, अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के माध्यम से, संयुक्त वाक्य बनाने के लिए। तो अत्र मतलब यहां वहां, जहां तहां। यत्र मतलब जहां, तहां। ठीक है। इस प्रकार से इदानीम इस समय अथवा अब, इस समय अथवा अब भी इसका प्रयोग करते हैं। अब। यदा मतलब जब, तदा मतलब तब हो गया, कदा मतलब कब, है ना। सहसा मतलब हो गया अचानक, अचानक। ठीक है। वृथा हो गया बेकार। जिसको हम इनवेन कहते हैं, जो व्यर्थ है। बेकार, वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार अथवा व्यर्थ, है ना। शनि धीरे धीरे, है ना, धीरे हो गया।
अथवा इसको 2 बार भी कर सकते हैं धीरे धीरे। इसी को शनैः शनैः करके भी आता है 2 बार, मतलब धीरे धीरे, धीरे के अर्थ में। अपि मतलब हो गया भी, ऑल्सो के अर्थ में। कुतः कहां से, कुतः, कुत्र मतलब कहां होता है, ध्यान रखिएगा, यहां लगता है कुत्र नहीं दिया हुआ है, तो कुत्र मतलब कहां, ठीक है। ये भी प्रसिद्ध है, इसे भी आप देख लीजिए, छूटना नहीं चाहिए। कुत्र मतलब कहां होता है ना। तो कुतः मतलब कहां से, इसमें तसिल प्रत्यय लगा है, तो तह जब भी लगे तो उसमें से का अर्थ निकलता है। तो कुतः मतलब कहां से। इतस्ततः इधर उधर, इधर उधर, ठीक है। इसके बाद है यदि तरही, यदि तरही, यदि तो, यदि तब, तरही मतलब तब, अथवा तो भी प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। यदि मतलब यदि, जब, यदि भी कहते हैं और जब भी कहते हैं। यदि तब तो दोनों। यावत तावत, जब तक तब तक, जब तक तब तक, ये सभी के सभी जो हैं ये ज्वाइंट अव्यय कहलाते हैं। मतलब वाक्य में हमेशा इनका ज्वाइंट रूप में प्रयोग होता है। जब भी कोई सेंटेंस, हम 2 सेंटेंसों को आपस में जब जोड़ते हैं, जब संयुक्त वाक्य बनाते हैं, तो उस क्रम में इन दोनों अव्ययों का हम लोग प्रयोग करते हैं संयुक्त रूप से। अधुना, इस समय अथवा अब, वही जो अर्थ इदानीम का है यहाँ पर, वही अर्थ अधुना अथवा संप्रति का भी होता है। अधुना मतलब भी अब, संप्रति मतलब भी अब, और इदानीम मतलब भी अब, सांप्रतम मतलब भी अब। तो ये चूंकि चारों का चारों देख रहे हैं, सो एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। कई बार जब हम गद्य पढ़ते हैं तो उसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस गद्य में इसके समानार्थक कौन सा पद आया है। तो आपको इसमें से चुनना होता है कि इसका एक समान जो चुनने वाला जो शब्द है वो दूसरा शब्द कौन सा आया है। तो वहाँ पर आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक पर्यायवाची शब्दों को भी याद रखना चाहिए, 2, 4, 5, ताकि आपको चुनने में, गद्य बनाने में या कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। तो अधुना मतलब अब अथवा इस समय, है ना, इस समय। इस प्रकार से संप्रति, संप्रति मतलब भी वही हो गया, अभी, अभी अथवा अब। कुत्र मतलब कहां, कुत्र मतलब कहां, ठीक है। ठीक है, कुत्र मतलब कहां। अब जो है ये सभी अव्ययों का आपने अर्थ देखा। अब इन अर्थों को आप जरूर याद कर लेंगे ताकि वाक्य में प्रयोग करने में आपको सहूलियत हो, आसानी रहे। तो चलिए इसे हम पहले हटाते हैं। इसी सिलेबस के अनुसार मैंने यहाँ आपको लिखा था। तो अब इससे हम लोग वाक्य बना करके देखेंगे किस किस तरह से कौन कौन से अव्यय आपको भरने हैं। तो चलिए पहला इसमें देखते हैं। जो क्वेश्चन आता है आपको वो इस तरह से आता है, उचित अव्यय, अव्यय पदम अथवा पदानि, उचित अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहता है अव्यय से संबंधित, वो आपको 4 से 5 नंबर का प्रश्न पत्र हर साल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे क्लास 8 हो, 9 हो या 10 हो, ठीक है, या 11, 12 में भी रहता है। तो ये सबसे आसान टॉपिक है, सिर्फ आपको अव्ययों का अर्थ याद रखना है बस। इसके बाद जो है किस तरह से उसके वाक्य के मीनिंग को समझते हुए, इस उदाहरण को आप देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। पहला है सिंह
ठीक है, इसमें दूसरा देख सकते हैं। इतस्ततः, ये इन्हीं अव्ययों में से चुन करके आपको इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। जो संस्कृत में आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को इन अव्ययों से चुन करके, नीचे आपको मंजूषा दी गई है बॉक्स, और इस मंजूषा में ये सभी आपको अव्यय पद दिए गए हैं, और इन अव्यय पदों में से जो उचित अव्यय पद है, जिस वाक्य में जो उचित अव्यय पद लगेंगे वहाँ आपको भरने हैं। अब कौन सा अव्यय पद किस वाक्य में सही रूप से बैठेगा, ताकि उस वाक्य का मीनिंग जो है वो सही निकल सके। यदि वो मीनिंग गलत निकलता है तो फिर आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहले तो वाक्य के हम अर्थ को समझ लें कि क्या उसका अर्थ है अपनी भाषा में। जैसे कि पहला देखते हैं, सिंह डैश वने गर्जती, सिंह वन में गरजता है। तो कैसे गरजता है, यदि हम अधुना दें तो सिंह इस समय वन में गरजता है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ना कि इस स्थान पर यदि हम अधुना लिखते हैं तो वो भी उसका मीनिंग सही हो जाता है। तो यदि उस अव्यय का यहाँ पर यदि अर्थ सेट कर जा रहा है, अगर वो बैठ जा रहा है सही उचित अव्यय के, ये वाक्य के अर्थ को निकालने में यदि वही अगर अव्यय मदद कर देता है तो भी वो अव्यय आपका सही माना जाता है। हम लोग जब बोर्ड में जब कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर जो मार्किंग स्कीम रहता है उसमें भी दिया हुआ रहता है कि यदि कोई भी छात्र अगर अव्यय को, हो सकता है जैसे यहाँ पर सही अव्यय एक तरह से देखें तो क्या है, ऊंचाई होना चाहिए। ये जो ऊंचाई दिया गया है यहाँ पर होना चाहिए ऊंचाई, ठीक है ना, नियमतः यहाँ पर ऊंचाई होना चाहिए। लेकिन यदि आप ऊंचाई नहीं दे करके यदि आप अधुना दे दिए हैं यहाँ पर तो भी वाक्य सही होगा, क्योंकि सिंह इस समय वन में गरज रहा है, दहाड़ रहा है, ये भी अर्थ तो आपका वाक्य का सही निकल रहा है, इसलिए आपको मार्क्स पूर्ण मिल जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि आगे वाले पद, चूंकि यहाँ पर तो सब जो है आपको पूरा वो बैलेंस करके शब्दों को दिया जाता है, पदों को दिया जाता है, तो वहाँ आपको नेक्स्ट वर्ड में भरने में आपको परेशानी हो सकती है कि जो बचा हुआ जो ऊंचाई पद है वो दूसरे जगह सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए प्रयास यही करना चाहिए, जो सबसे जो उचित से उचित जो पद है उसी को हम लोग अव्यय पद में भरें। तो जैसे कि यहाँ पर सिंह ऊंचाई वने गरजती, सिंह ऊंची आवाज में अथवा जोर से वन में गरज रहा है, ठीक है। मम मित्रम आगमिष्यति, मेरा मित्र आएगा। कब आएगा, आपने याद किया होगा, ह्यः श्वः, है ना, श्वः मतलब आने वाला कल। तो इस क्रिया को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आएगा, तो कब आएगा भाई, तो आने वाला कल जो है मतलब कल आएगा। तो यहां पर हम क्या दे देंगे, फिर श्वः दे देंगे। श्वः मतलब आने वाला कल, ये हो जाएगा आपको 2 नंबर में, ये हो गया आपको, ये हो गया 2 नंबर में, ये हो गया 1 नंबर में। तो मेरा मित्र कल आएगा, ठीक है। वृष्टि भवति, अब यहां पर खाली जगह शुरू में ही दिया गया है, कहता है कि यहाँ पर ऐसा अव्यय भरिए कि इसका वाक्य का सही मीनिंग बैठ जाए। तो सही मीनिंग कैसे बैठेगा, तो हम अधुना दे सकते हैं, अधुना वृष्टि भवति, ठीक है। तो यहाँ अधुना दे दीजिए, अधुना वृष्टि भवति, इस समय बारिश हो रही है, ठीक है। अधुना मतलब इस समय अथवा अब, ठीक है ना। इस समय वृष्टि भवति, वृष्टि बारिश होना। इस प्रकार से तुम आगमिष्यसि तदा अहम गमिष्यामि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर एक कंडीशन है तदा। तो यहाँ पर तदा को देख करके आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ज्वाइंट अव्यय का प्रयोग यहाँ हम लोग करते हैं। मतलब तदा है, मतलब इसका पहला वाला जो पार्ट है वो कौन सा होगा, यदा होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोर्ड पर लिखा था। तो यदा के साथ तदा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तदा दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसका यदा छुटा हुआ है, तो यदा यहाँ पर दे दीजिए, यदा, ठीक है ना। यदा तुम आगमिष्यसि, जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा, ये कंडीशन दे देगी, जब तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा।
ठीक है ना। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, यदा तदा का प्रयोग करते हैं इसी दो अव्यय का, जो कि आपको मैंने वहां पर शुरू में दिया था, आप देखेंगे यदा डैश तदा इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पांचवा है कुक्कुराह धावन्ति मार्गे। कुक्कुराह कुत्ते मार्ग में दौड़ रहे हैं, किधर, तो इधर उधर। तो इतस्ततः यहाँ देखिए ये जो है पांचवा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा इतस्ततः, इतस्ततः। कुत्ते जो हैं वो कुक्कुराह इतस्ततः धावन्ति, कुत्ते जो है मार्ग में इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो चूंकि उनका स्वभाव होता है कुत्तों का कभी इधर कभी उधर जाना मार्ग में, तो यहाँ पर इस वाक्य में यदि देखें तो इतस्ततः ही अत्यधिक सूट कर रहा है इस जगह पर। ठीक है। अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय गया था। यहाँ भी देखिए क्रिया रूप को आप यदि ध्यान से देखें तो अगच्छम जो है वो लंग लकार का रूप है। अगच्छत अगच्छताम, अगच्छम अगच्छम उत्तम पुरुष एक वचन में, चूंकि कर्ता जो है अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन में, इसलिए क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में और लंग लकार में है। मतलब वाक्य को देखने से यह पता चल रहा है कि वाक्य भूतकाल में है, तो इसलिए इसके लिए जो अव्यय देंगे वो भूतकालिक अव्यय देंगे। तो भूतकालिक अव्यय कौन सा है, ह्यः है। ह्यः मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो यहां पर हम ह्यः दे देंगे, आधा हो य और विसर्ग ह्यः। इसको बहुत लोग हयः पढ़ते हैं, हयः नहीं, ह पूरा नहीं है, हम इसलिए मैंने हलन दिया है, तोड़ के अलग किया है ताकि ह्यः। विद्यालयम अगच्छम, मैं कल विद्यालय गया था, ये आप बताना चाह रहे हैं इस वाक्य में। नेक्स्ट है, आप यदि देखें सातवां, किम त्वम अपि चलचित्रम द्रक्ष्यसि। तो इसमें एक अव्यय ऐसे ही बचा हुआ कौन सा है, अपि बचा हुआ है, ऐसे भी अपि हो जाएगा। क्या तुम भी चलचित्र देखोगे, चलचित्र सिनेमा मूवी। तो किम त्वम अपि, तो यहां से इस वाक्य को देखने से पता चल रहा है कि यहां पर अपि होना चाहिए, क्योंकि अपि मतलब भी होता है। तो क्या तुम भी चलचित्र देखोगे, प्रश्नवाचक है। तो मतलब कि आप वाक्य को यदि सही तरीके से इसके अर्थ को समझ रहे हैं तो वहां पर अलग अलग अव्ययों को आप रख करके भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर अपि नहीं, हम यहाँ पर अधुना दे दें, क्या तुम इस समय चलचित्र देखोगे, ये भी तो शूट कर रहा है। तो यदि इसे भी आप यहाँ दे सकते हैं तो ये भी शूट करेगा। लेकिन फिर अपि को जहाँ अगर दूसरे जगह दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर अधुना की जगह पर अपि दे दे तो ये तो सेट नहीं करेगा। भी वृष्टि हो रही है, नहीं सेट कर रहा है। तो इस तरह ये ध्यान रखना होगा कि यदि गलती से किसी अव्यय को दूसरी जगह सेट कर दिए और उसके मीनिंग निकल गए तो वहाँ पर तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह यदि वो सेट नहीं करेगा तो उस जगह पर आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको भरना चाहिए। एक बार बल्कि आप रफ में पेंसिल से आप उस वर्क को कर लें, पेंसिल से भर लें और एक बार सारे वर्ड को मिला लें, वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर से एक जगह कहीं सही बैठा है तो दूसरी जगह कहीं गलत तो नहीं बैठ रहा है। ये भी ट्रिक है, ये भी टेक्निक है। तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हर अव्यय उसी जगह होगा, दूसरी जगह भी वो सेट कर सकता है। तो वो वाक्य में यदि सही उसका मीनिंग सेट हो गया तो उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि दूसरी जगह फिर जो बचे हुए जो दूसरे अव्यय हैं अगर दूसरी जगह वो सेट नहीं करते हैं तो वहाँ पर मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा जो है वो ध्यान रखना होगा। बस यही बात है इसमें अव्यय में। इस तरह से और भी आपको बहुत सारे जो अव्यय आपको मैंने 21-22 अव्यय हमने बताया है, वो मुख्यतः जितने बोर्ड में पूछे गए हैं आपके जो सिलेबस में है उसी को मैंने यहाँ दिया था। और भी उसमें कुछ अव्यय हो सकते हैं, यदि आप उसमें देखें तो हमारे अपने दृष्टिकोण से ज़्यादा थोड़ा सा आप हटें उससे अलग। तो जैसे कि पूरा है, ये भी पूछता है, बहुत अधिक आपको पूछा जाता है। पूरा मतलब पहले अथवा प्राचीन काल में, पहले अथवा प्राचीन काल में, है ना, प्राचीन काल में ये भी बहुत पूछा जाता है। तो अब इसका यदि वाक्य पूछा जाए तो पूरा मतलब पहले, मतलब पूरा दशरथ नाम राजा आसीत, पहले दशरथ नाम के राजा थे अथवा हुए। तो इस तरह से जो भी ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं तो उसके लिए हम लोग पूरा का प्रयोग करते हैं, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट के लिए। ठीक है। तो पहले हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। तो इस तरह से जो भी
ऐतिहासिक घटना है उसके लिए हम लोग पूरा अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे अव्यय हैं जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए इससे हटाते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि ये जो आपने अव्यय पढ़ा है, इस अव्यय से और कुछ फायदे हैं। ये तो वाक्य बनाने के लिए तो दिया ही जाता है, इस अव्यय को दूसरे तरीके से आपको और कैसे पूछा जाता है, उसको आपको मैचिंग करने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, एक तरफ आपको कर्ता दे दिया गया, एक तरफ कर्म दे दिया गया, एक तरफ अव्यय दे दिया गया और एक तरफ क्रिया दे दी गई, और इस प्रकार से पांच वर्ड जो है आपको दे दिए गए। तो इस प्रकार से कुतः है, भोजनम, करोति या करोसी। तो इस तरह से आपको अनेक अनेक जो है वाक्य दिए रहते हैं और आपको कहा जाता है कि इससे आपको मिला करके एक वाक्य बनाना है। एक मैंने छोटा सा आपको समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ वर्ड मैंने लिखा है। अब सपोज जैसे त्वम अधुना विद्यालयम गच्छसि, ये आपको तुम इस समय विद्यालय जा रहे हो, ये वाक्य सेट कर जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से त्वम ले लिए, ठीक है, यहाँ से अधुना ले लिए, त्वम अधुना विद्यालयम गच्छसि, गच्छसि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तुम इस समय विद्यालय जाते हो, जा रहे हो। तो इस तरह से एक सही वाक्य आपका बन गया। तो इसी तरह से और आपको वर्ड दिए रहते हैं, कुछ कुछ वर्ड दिए रहेंगे और वही वर्ड दिए रहते हैं और एक तरफ आपको बीच में अव्यय दिए हुए रहते हैं। तो इन अव्यय को लेते हुए आपको बाकी कर्म और क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया को आपको पहले बैठा लेना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य बात यह है ना कि पहले कर्ता के अनुसार क्रिया को देख लीजिए, फिर कर्म को देख लीजिए और उसके अनुसार तब जो है आप अव्यय पद को चुनें। तो इससे क्या होगा कि आपको अव्यय पद को बैठाने में काफ़ी आसानी होगी। यदि आप पहले कर्ता के साथ क्रिया को चुन लेते हैं, फिर कर्म को चुन लेते हैं, तब फिर आपको अव्यय को बैठाने में ज़्यादा सहूलियत होती है। ये इसका तरीका है। और इस प्रकार से बहुत सारे उसमें आपको 5 का 5 नंबर का रहता है, 5 आपको शब्द, सब में 5-5 शब्द दिए हुए रहते हैं और उनको आपको जोड़ के वाक्य बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना मैं भूल रहा था जो बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह रहा था कि अव्यय पद केवल वाक्य प्रयोग के लिए ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कई बार जो आप कारक पढ़ते हैं तो कारक में भी इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी अव्यय के कारण विभक्ति में अंतर आता है, जो कि इस टॉपिक को हम आगे आपको बताने वाले हैं जब कारक प्रकरण शुरू करेंगे उसमें। प्लस दूसरी बात यह है कि जब आप अशुद्धि संशोधन बनाते हैं तो अशुद्धि संशोधन में जो 5 नंबर का आपको जो प्रश्न पत्र आता है क्लास 10 में या 12 में वाक्य को शुद्ध करने के लिए, तो वहाँ भी जो है आपको ये चीज़ शुद्ध करने के लिए, जैसे मान लो ह्यः और श्वः है, और वहाँ पर ह्यः और श्वः मतलब स्व यदि वाक्य में दिया हुआ है तो क्रिया होनी चाहिए क्या, भविष्यत काल वाली, लेकिन क्रिया दे देगा आपको भूतकाल की, और वहाँ पर अव्यय भर देगा श्वः। वो मैं जब आपको अशुद्धि संशोधन कराऊंगा तो उस समय मैं आपको प्रैक्टिस उस पर कराऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अव्यय पद केवल वाक्य में बनाने के लिए ही नहीं, और भी कई जगह उसकी आवश्यकता महसूस होती है और आपको काम देती है। इसलिए अव्यय पद को अच्छी तरह से उसके अर्थों को और अव्यय पदों को याद रखना चाहिए। और वैसे भी आपका जो है शब्दकोश भी बढ़ता है। तो आप कोई भी गद्य पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं तो अव्यय पदों का अर्थ यदि आपको तैयार है तो आपको मीनिंग को समझने में आपको आसानी होती है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।